हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। तो ओके, तो फ्रेंड्स केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो है लगभग सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज जो है एक दो जो छोटे टॉपिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ आज कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके आधार पर हम मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है मॉलिक्यूल का वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, साथ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल जो फोर्सेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और साथ के साथ अगर कोई और भी पढ़ने वाला है तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसके बेसिस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि जो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल है वो उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो मैग्नेटिक है या नहीं है। ठीक है, द एमओ थ्योरी यानी कि आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हैज बीन वेरी यूजफुल इन द प्रिडिक्टिंग द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल in filling up the molecular orbitals. If a molecule contains no unpaired electrons, then it is dimagnetic, and if contain one or more unpaired electrons, then it is paramagnetic. तो सिंपल सी बात है, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उस स्थिति में हम मानते हैं कि वो जो है क्या है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम ये कहते हैं कि वो एक पैरामैग्नेटिक है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए, बॉन्डिंग इन सम होमो एटॉमिक डायटोमिक होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले H2 के अंदर देखिए, H2 जो है यानी कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने आपके एटम होते हैं? दो एटम, क्योंकि एक सॉरी जो दो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो दो जो एटम है उसको मिला के जब मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके अंदर दो होगा। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एमओटी के बेस पर तो वो कैसे होगा? 1s2। ठीक है, तो यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 1s में आपके ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है और 1s में ये तो आपके मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। और जब ये कंबाइन हुए हैं और इनसे दो प्रकार के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी 1s। तो जिसमें जो सिग्मा 1s वाला है इसके अंदर ही जो है दो इलेक्ट्रॉन हो प्रेजेंट हैं। हमने अभी अभी देखा कि केवल दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। सिग्मा एंटी 1s में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो कोई भी नहीं है, जीरो है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो डाई मैग्नेटिक कहलाएगा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो टू जो है इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हैं और एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं है। तो जीरो हो गए, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो वन है। इससे ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है हाइड्रोजन के दो एटम के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है आपका He2 का। तो He2 के अंदर देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? आपके 4 हो जाएंगे। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिसाब से जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 एंड सिग्मा 1s2। जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। यहाँ पर ये एनर्जी का ग्राफ होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये एनर्जी। तो एनर्जी ऊपर नीचे से ऊपर तक बढ़ेगी। तो ये 1s और ये 1s इनके दो दो हमारे पास एटॉमिक जो है ऑर्बिटल हैं, ये कंबाइन होकर 1s सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी 1s बनाए। दोनों में जो है दो दो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? दो आपके बॉन्डिंग है, दो एंटी बॉन्डिंग है, तो जीरो है बॉन्ड ऑर्डर। और जीरो बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर का मतलब है कि आपका कोई भी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की नहीं हुई थी। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका जो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो जीरो है और इसीलिए इस वजह से ये मॉलिक्यूल डायटोमिक होगा अगर एग्जिस्ट करेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिथियम 2 पॉजिटिव 2 Li2 सॉरी। तो Li2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी 1s2 एंड सिग्मा 2s2। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? यहाँ पर 6 हैं, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 4 - 2/2 यानी कि 1।
ये कहां से हुआ, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो कितने हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं और एंटी बॉन्डिंग 2 ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब एक जो है इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग हुई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो अगेन मॉलिक्यूल कैसा है, डाई मैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट C2 जो मॉलिक्यूल है इसको देखते हैं कैसे बना है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी 1s, उसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन गए, फिर सिग्मा 2s2 के अंदर दो, फिर सिग्मा एंटी 2s2 के अंदर दो, और उसके बाद जो पाई के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई में आपके, आप जानते हैं कि समान एनर्जी के ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई 2p2x एंड पाई 2p2y। तो ये लगभग इक्वल एनर्जी के होते हैं, इसके अंदर भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है और एंटी बॉन्डिंग जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर दो आपके पास निकल के आ गया बॉन्ड ऑर्डर, और ये स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगला है आपके पास N2 यानी कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन है उसमें टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी 2s2, पाई 2p2x, पाई 2p2y एंड सिग्मा 2p2z। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास निकल के आ जाएगा आपका 10-4/2 यानी कि 3। इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नाइट्रोजन की दो एटम के बीच में हुई, तो इसलिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और ये अगेन क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इस वजह से डाई मैग्नेटिक कहलाएगा। अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं B2 का। यानी कि अगर जो बोरॉन है उसके दो एटम आपस में जुड़ के B2 मॉलिक्यूल को बनाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके बैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि 5 होता है बोरॉन का। लेकिन दोस्तों हम इसकी शुरुआत के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको के लिख लेते हैं, यानी कि 1s के अंदर और 2s के अंदर हम उसको बार बार नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्ट में के लिख देते हैं। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि सिग्मा जो 2s2 है उसके अंदर 2 गए और एंटी 2s2 में 2 गए, उसके बाद तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग फिलिंग होगी 2p2x और 2p पाई 2py में होगा। होगा कि नहीं होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि हुंड का जो रूल है वो क्या है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद शेयरिंग होगी, है ना। तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 एंटी नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल है टोटल हमारे पास 4 निकल के आए हैं, एंटी बॉन्डिंग 2 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक हमारे पास टोटल बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जिस वजह से जो है एटम आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके कैरेक्टर को इसके माध्यम से बता दिया। अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम 2s के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको दिखाएंगे किस प्रकार से वो 2s के दो दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो बनकर जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, जिसके अंदर सिग्मा के अंदर 2s है और सिग्मा एंटी के अंदर भी दो, एंटी 2s के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये गलती से मैंने यहाँ पर 2s लिख दिया, ये नहीं होगा, यहाँ पर ये सिग्मा 2s होगा दोस्तों, और ये सिग्मा एंटी 2s। ठीक है, तो इसके अंदर ये लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल इसमें भी दो है और इसमें भी दो है। हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये चीज देखी है कि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। अगेन जो है 2p के अंदर हमारे पास बोरोन का जो एटॉमिक, जब हम ऑर्बिटल देखते हैं क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम देखते हैं कि p 2p के अंदर एक जो है इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो दो जो हम p हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब उनका टोटल जो है ये 6 आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा कि जो सिग्मा 2px और सिग्मा 2py है इनका एनर्जी लेवल दो नीचे रहेगा पाई 2pz से, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ जो z है, मैंने बताया था ना कि z अगर 7 तक है तो उसका मतलब यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट्स है ये नीचे रहेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर हमारे पास बोरोन है तो वो 5 होता है, तो इसीलिए ये जो सिग्मा 2px और 2py हैं ये नीचे हैं पाई 2pz से। और जब 7z जो है वो 7 से ऊपर हो जाएगा, तो उसके बाद जो ये पाई 2pz वाला है इसका जो एनर्जी लेवल है ये इससे इन दोनों से नीचे रहेगा डायग्राम के माध्यम से। बाकी ये ऊपर वाले तो इसी प्रकार से रहेंगे, पाई 2px और पाई एंटी 2py और सिग्मा 2pz। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी में जाना चाहेंगे, तो इसीलिए इसमें प्रवेश कर गए हैं। लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि दो अनपेयर्ड हैं, तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम को शो करते हैं किसी मॉलिक्यूलर और किसी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो फ्रेंड्स आगे अब इसी प्रकार से आपको ये अलग ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके डायग्राम बनाने हैं, और उनके सबसे पहले तो आपको एमओटी के हिसाब से
इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखना है। दूसरा आपको उनके बॉन्ड ऑर्डर को निकालना है और तीसरा आपको उनके लिए जो है ये क्या कहते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इस प्रकार से ये बनाना है इन तीनों के लिए। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, नियोन 2 है ना, Ne2। तो फ्रेंड्स इन तीनों के लिए आपको बनाना है और एक कागज पर इसको बना के इसकी फोटो को आप ग्रुप में डालेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं देखूंगा इसमें कि कितने लोग जो है इसको करेंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क नहीं असाइनमेंट समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो ये है आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये असाइनमेंट आपको करना है, इसको आपको एक कागज पे करके उसकी फोटो जो है आपके ग्रुप के अंदर अपलोड करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये O2 का जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ये जो पैरामैग्नेटिक है ये क्यों होता है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो MOT के माध्यम से ही समझाया जाता है, तो आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, आई होप आप समझ गए होंगे कि जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो किस प्रकार से करते हैं। बाकी आप जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको इसको और अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई जगह जो है ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वाई H2O इज इन लिक्विड स्टेट वाइल द H2S इज इन गैसियस स्टेट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से ही दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वन ऑफ वन, यहाँ पर ऑफ होगा, ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो हमें ये बताना है दोस्तों कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये सॉरी बताना कह रहा हूं मैं, यहाँ पर जो कहने की जरूरत है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है बेसिकली वो है क्या, कि जो कोई भी एटम है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है जो कि अटैच्ड है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो दूसरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके कारण जो अट्रैक्शन बनता है उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इनमें से कोई एक हो सकता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से एक हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये हाइड्रोजन H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की बेंट शेप होती है, आप जानते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है आपका बॉन्डिंग पेयर के माध्यम से, और यहाँ पर अगेन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके बीच में क्योंकि एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इसीलिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पर काम कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में भी यहाँ पर ये काम करेगा, इसी प्रकार से ये, तो ये एक प्रकार का एक चेन बन जाएगी, एक जाल टाइप का बन जाएगा। ठीक है, और यही जो जाल होता है ये कई प्रकार के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। ऑर्गेनिक के अंदर भी हम देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इसका कॉज देख लेते हैं हम, कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग NH, OH and FH bonds, the large difference in the electronegativity between the hydrogen जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके 2.1 एटम, एंड नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.1। तो जो मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर की आपका नॉर्मली NH बॉन्ड है या OH बॉन्ड है या FH बॉन्ड है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफी अच्छा खासा होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। एटम्स लीड्स टू हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसके कारण से ये जो बॉन्ड्स हैं दोस्तों, इन ये वाले ये क्या हो जा रहे हैं, हाईली पोलर्स, इनके बीच में पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी का मतलब होगा कि डाइपोल डेवलप होगा, यानी कि आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक डाइपोल डेवलप होगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस प्रकार का चार्ज इसके अंदर डेवलप होगा। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उसके अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वाइल जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उसके अंदर पॉजिटिव जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो डेवलप होगा। अब जब इनके बीच में पार्शियल चार्ज डेवलप हो गए तो ऑब्वियसली बात है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और यही जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन इन रिप्रेजेंटेड एज। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए इस प्रकार से,
आप देख सकते हैं कि हमारे इनके बीच में जो है एक इस अलग प्रकार का जो है फोर्स डेवलप हो चुका है यहाँ पर, ड्यू टू पार्शियल चार्ज इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड्स। तो कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट है उस पर भी काफी हद तक ये डिपेंड करता है। इट इज द मैक्सिम इन द मैक्सिमम केसेस, इट इज द मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड की केस में सबसे ज्यादा होगा, एंड मिनिमम इन केसेस ऑफ गैसेस, तो गैसेस स्टेट में सबसे कम ये पाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि और आइटम जो दूर दूर होंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम क्या क्या टाइप होता है इसके अंदर, पहला होता है इंटर न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर न्यूक्लियर यानी कि दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सेकेंड मॉलिक्यूल। तो जब दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इंटर मॉलिकुलर होगी। जैसे कि HF जो है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पार्शियल चार्ज जो है डेवलप हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड उसके कारण से फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा टाइप हमारे पास होता है इंट्रा न्यूक्लियर एच बॉन्डिंग। इंट्रा न्यूक्लियर के अंदर इन दिस टाइप द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सेम जो ये मॉलिक्यूल है दोस्तों, इसके अंदर आपको ये चार्ज, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन एटम है उसके बीच में ये इस प्रकार से बॉन्डिंग डेवलप होती दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्लोरो ऑर्थो जो क्लोरोफिनॉल है उसके अंदर आप देख सकते हैं, या सैलिसिलिक एल्डिहाइड के अंदर भी ये चीज देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये होता है इंट्रा न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी काम करती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिकली ये क्या करती है दोस्तों, ये तत्वों के जो भौतिक गुण है उनको प्रभावित कर देती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब वहां पर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसके अंदर वो क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो उसकी डेंसिटी को बढ़ा देगा, है ना। तो ये कुछ इंपैक्ट इसके पड़ते हैं, बाकी आगे हम देखते रहेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड की पोलैरिटी। ए बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स in a molecule, and it involve the concept of electric dipole moment, which is measure of the separation of negative and positive charge in a system। तो किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम के अंदर बेसिकली पोलैरिटी का मतलब क्या है कि बॉन्ड इज अ डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी। तो वहां पर किसी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने जो है डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है वो उसका पोलैरिटी को बताता है बॉन्ड की। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है इसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली जो मेजर करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, म्यू के माध्यम से करते हैं, है ना। तो जो आपका डाइपोल मोमेंट म्यू होता है वो आप जानते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी कि आर के बराबर होती है। तो चार्ज इनटू सेपरेशन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, जहां पर म्यू जो है वो एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट को। और बेसिकली ये होता है मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि अगर एक पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पर और एक पार्शियल नेगेटिव है तो इनके बीच में कितनी पोलैरिटी है ये उसका कौन डिसाइड करेगा, ये डाइपोल मोमेंट के माध्यम से यानी कि म्यू के माध्यम से डिसाइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज मेजर इन द डी बाई यूनिट डिनोटेड बाय डी। तो इसको मेजर किस में करते हैं, डी बाई यूनिट में, जिसकी वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपके पास डाइपोल मोमेंट इन BeF2। तो BeF2 का जो स्ट्रक्चर है हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 का हमने देखा है। तो क्योंकि 180 का एंगल है तो जो इन दोनों जो फ्लोरीन है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार से ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई है ये एक दूसरे को अपोजिट दिशा में कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से पोलैरिटी जीरो हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अगर हम डाइपोल मोमेंट H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो यहाँ पर चूंकि शेप बैंड शेप है 104.5 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है। तो ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया और ये पार्शियल नेगेटिव, तो दो यहाँ पर नेगेटिव हो गए। तो इस वजह से जाहिर सी बात है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है 1.5 डी बाई यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए HCl के अंदर, तो HCl के अंदर जो म्यू की वैल्यू होती है 1.07 डी के बराबर होती है। दोस्तों ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं ये एक्सपेरिमेंटली मेजर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स all the atoms attached to the central atoms are the same and the effect of the individual polar bond cancel and molecule as a whole is non-polar. Some example are, तो फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों कुछ सेंट्रल एटम जो है के चारों तरफ जो एटम होते हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो एक दूसरे के अफेक्ट को जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इनको देखिए आप, जो CO2 का मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये CO बॉन्ड जो है इसकी जो है कुछ इस प्रकार से पोलरिटी होगी इस तरफ को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ को है और इसकी जो पोलरिटी है वो कुछ इस तरफ से होगी, तो इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये ओवरऑल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर कहलाएगा, ठीक है, नॉन पोलर। और इसी प्रकार से BCl3 के अंदर भी ये देखा जाता है कि जो सिमेट्री है मॉलिक्यूल की वो कुछ इस प्रकार से होती है कि तीनों तरफ के जो Cl है वो अपने तरफ को इसको अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकली जो है ये न्यूट्रल हो जाता है, जिस वजह से जो पोलैरिटी है वो जीरो हो जाती है और अगेन ये नॉन पोलर हो जाता है। इसी प्रकार से CCl4 में भी ड्यू टू इट्स सिमेट्री ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका जो म्यू है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों जिनमें ये चीज नहीं होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं अभी हमने बात की थी वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको ये हाइड्रोजन के दोनों ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इसका जो इसमें जो है ये म्यू की वैल्यू कुछ होती है जो अभी हमने ऊपर देखी थी। इसी प्रकार से आप NH3 का मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ये तीनों के जो OH जो बॉन्ड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, जिस वजह से इनके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो NH3 भी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से पोलैरिटी इन द बॉन्ड्स होती है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वांडरवाल फोर्सेस की। तो वांडरवाल फोर्सेस का नाम आपने कई बार सुना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये हम पढ़ते आए हैं। अब ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको इफेक्ट करता है वांडरवाल फोर्सेस, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देख लेते हैं। इट इज नॉन विद certainty that there exists force of attraction between molecules of polar as well as non-polar substances। तो अभी तक हमने एक चीज तो देख ही ली है कि जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वो किस प्रकार से होता है देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज forces is maximum in case of solids and decrease as we move down from सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो वो सॉलिड्स के अंदर होता है, फिर हम जब लिक्विड की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा कम होता है, गैसियस में और ज्यादा कम हो जाता है। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज, और इन्हीं फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज कहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेज इन गैसेज was first recognized by van der Waals and hence internuclear forces are also termed as a van der Waal forces। तो बेसिकली van der Waal नाम के आदमी ने जो है इनके बारे में बताया था, उनकी पहचान की थी गैसों के अंदर कि इस प्रकार का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पाया जाता है और इसी वजह से इस फोर्स का नाम ही उनके नाम पर पड़ गया van der Waal फोर्सेस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ओरिजिन इसका किस प्रकार से होता है। तो ओरिजिन ऑफ van der Waal फोर्सेस, van der Waal forces exist between the molecules of polar and non-polar। तो दोनों के बीच में डेवलप होता है। कैसा होता है देख लेते हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? दीज इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। द गैसेस लाइक NH3, SO2, HF, HCl are the example of van der Waal forces existing between the polar molecules are due to the electrostatic interaction between positive end of the one dipole and negative end of other dipole। ओके तो बेसिकली जो आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि HF हो गया, HCl हो गया, SO2 हो गया, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम जानते हैं कि एक ऐसी पोलरिटी होती है जिसके कारण से जो एक डाइपोल मोमेंट है इनके अंदर विकसित हो जाता है और उस डाइपोल मोमेंट के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनके
मॉलिक्यूल के बीच में डेवलप होता है, उसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। ये मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पर चूंकि पोलर बन चुका है, इसका दो पोल इसके अंदर डेवलप हो चुके हैं, तो जो दूसरा पोल है वो अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा। अगेन जो ये वाला है ये अपोजिट को अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार से इनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है, इसके एटम्स के बीच में एक इस प्रकार का एक इंटरेक्शन जो है डेवलप हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, सिंपल है। फिर दूसरे प्रकार का होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको आप लंदन फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दीज इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका Cl2, I2, O2, N2, जो नॉन पोलर हैं, जिनमें कि कोई बॉन्ड्स नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, यानी कि कोई भी पोल डेवलप नहीं होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इन 1930 Fritz London explained the origin of van der Waals forces existing between non-polar molecules in the solid and liquid states। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो फ्रिट्ज लंदन थे, उन्होंने जो है ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में इस प्रकार के van der Waals फोर्सेस की जो है वो खोज की थी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इन्हीं के नाम पर जो है इसीलिए इसका नाम लंदन फोर्सेस भी पड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा इन्होंने, बेसिकली अकॉर्डिंग टू लंदन, electrons are continuous and rapid motion with respect to the nucleus, and hence it is possible that in any instant of the electron density, negative charge around the nucleus may be concentrated in one region and the nucleus, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, may concentrated in the other region of the same molecules। तो बेसिकली जो वेव मैकेनिक्स थ्योरी है उसके उसके आधार पर इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। वेव मैकेनिक्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। तो ये वेव भाई जब किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो है वेव जो है लगातार जो है मूव कर रही है, तो किसी एक्सटेंट में, यानी कि किसी टाइम के ऊपर, किसी एक स्मॉल टाइम के ऊपर ऐसा हो सकता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाए एक साइड पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी साइड पर कंसंट्रेट हो जाए, इस प्रकार से। तो ये इन्होंने इसके अंदर बेसिकली बात की थी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, this result in the unsymmetrical distribution of the electrons and electron density around the nucleus, and hence the non-polar molecules become instantaneous and temporary dipole. When this instantaneous dipoles come closer to another non-polar molecules, the other non-polar molecules develop an induced dipole in it, and the two dipole instantaneous and induced dipoles are then attracted towards each other by electrostatic force विच आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से रहा होगा, लेकिन चूंकि वो वेव की तरह घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो किसी इंस्टेंट पर यानी किसी टाइम पे फ्रेम के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ यहाँ पर जो है कंसंट्रेट हो जाए, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड कंसंट्रेट हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है, और इस स्थिति में जो इसके अंदर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई, तो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है नॉर्मल वाला, उसके अंदर भी क्या करेगा, पोलैरिटी डेवलप कर देगा, उसको भी उसके जो पॉजिटिव साइड है उसको इस तरफ खींच लेगा और नेगेटिव दूसरी साइड चले जाएंगे। तो इससे इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, समझ गए। तो वही फोर्स जो है क्या है, लंदन फोर्स के नाम से जाना गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है, और इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको प्रेरित डाइपोल भी कहा जाता है क्योंकि ये इससे प्रेरित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, सो द बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीजेज। तो बेसिकली हम जो इस van der Waals फोर्स को पढ़ रहे हैं, तो वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज देख लिया है कि जैसे जैसे van der Waals जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो बढ़ते हैं, तो van der Waals फोर्सेस बढ़ते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो उससे बीपी यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, और ये आपके नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो van der Waals जो फोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे कि आप C2H2S6 का एग्जाम्पल देखिए इथेन का, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होता है CH4 से, यानी मीथेन से, और जिसका कारण भी क्या है, van der Waals फोर्सेज है, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसका कुछ यूज हो गया van der Waals फोर्सेज। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास।
और इसमें बेसिकली हमने जो जो टॉपिक्स है वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब हम इसके बारे में इस यूनिट से रिलेटेड जो है एक या दो प्रैक्टिस सेट कम से कम करेंगे, और तब उसके बाद जो है नई यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।